हार्दिकता के साथ हार्दिक नमन और जय मधेश का अभिवादन करना चाहता हूं। घोषक महोदय पशुपतिनाथ मधेसी जी, जो दिया नेपाल संस्था के संयोजक हैं, उन्होंने कहा कि आप अपनी परिचय खुद दीजिए। तो मेरा एक सामान्य परिचय है कि जो मधेश जन विद्रोह महान अमरवीर शहीद वहां लिखा गया है, और शहीदों का जो लिस्ट देख रहे हैं आप लोग, और शहीदों का तस्वीर आप देख रहे हैं, उस जन विद्रोह का कहीं न कहीं माता जानकी की कृपा से अगुवाई करने का मौका मिला। इसलिए मैं जनकपुर धाम से उस समय में तत्कालीन में मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल का संस्थापक जिला अध्यक्ष था, और उपेंद्र जी माघ 2 गते वहां पर पूरे मधेश बंद किए थे, और वहीं पर जनकपुर रामा होटल में एक बैठक हुआ था सचिवालय का, जहां से माघ 2 गते मधेश बंद का निर्णय किया गया था, और उसके आयोजक हम थे। और 1 गते नेपाल का अंतरिम संविधान जारी हुआ, और यही मैत्री घर मंडला में संविधान जलाने के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो 3 गते से उनके गिरफ्तारी के बाद उसमें तत्कालीन फोरम नेपाल के अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव सब जो गिरफ्तार हो चुके थे, तो आंदोलन का नेतृत्व हम लोगों के कंधा पर आ गया था, और मधेश जन विद्रोह का हम लोगों ने संघोष किया, और जनकपुर से मधेश जन विद्रोह का शुरुआत हुआ। और 5 गते जाकर के रमेश महतो जी, हमारे जो अमरवीर शहीद हैं, उनकी शहादत हुई। तो माघ 2 गते से चली आंदोलन, माघ 5 गते से उनकी शहादत के दिन में हम लोग बलिदानी दिवस मनाते हैं। और उसी आंदोलन से हम लोग आज 2063 से 2077, तो मधेश जन विद्रोह 2063 का एक कोऑर्डिनेटर का भूमिका में आज भी एक संगठन है, एक संस्था है, जिसका मैं संयोजक हूं, और मैं स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से मधेश पर अपनी बात रखता हूं। मुझे किसी से बहुत ज्यादा गिला शिकवा भी नहीं है, और किसी के बारे में मैं आवश्यकता से ज्यादा प्रशंसा भी नहीं करना चाहता हूं, और आवश्यकता से ज्यादा किसी का मैं शिकायत भी नहीं करना चाहता। मधेश के लिए कुछ नहीं हुआ ऐसा मैं नहीं कहूं, क्योंकि जितने पुस्तक दस्तावेजीकरण आप देख रहे हैं, गजेंद्र दर्शन से लेकर के शहीद रघुनाथ ठाकुर की पुस्तक तक, और आरडी आजाद की तराई जल रही है तक, अगर ये महान भाव लोग कुछ किए नहीं होते तो आज हम यहां नहीं होते। तो 2008 साल में जब तराई कांग्रेस खुला, जब हम लोगों का जन्म भी नहीं था, उस समय में जब मधेश का कोई उच्चारण किया होगा तो कितना कठिन परिस्थिति रहा होगा, उसका भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तब मधेश की वास्तविकता हमारे बीच आएगी। और मधेश जन क्रांति दल के अध्यक्ष थे शहीद रघुनाथ ठाकुर, जो सुनसरी हरिनगरा के थे, और उनका हत्या किया गया। शनिश्चर चौधरी और चैतू चौधरी मधेसी का प्रथम द्वितीय शहीद के रूप में माना जाता है, जो सुनसरी मोरंग तरफ है। इधर शहीद रघुनाथ राय पश्चिम के तरफ में मधेश जनक्रांति मोर्चा चलाए हुए थे, वो भी शहीद हो। फिर सद्भावना परिषद बनी। जब हर बहादुर गुरु का प्रतिवेदन आता है, तो बाबा राम जन्म तिवारी, जो बीरगंज के थे, इसकी अगुवाई किए, और सद्भावना परिषद के बाद इस देश में नेपाल सद्भावना पार्टी की एक स्थापना हुई, जो 2047 में। यह इतिहास हम आराम से पढ़ सकते हैं, और हमें ये लिखित इतिहास मिल भी रहा है, और बहुत सारी इतिहास खोजना भी जरूरी है। हम जनक और बुद्ध के वंशज इस देश में विदेशी के तरह रह रहे थे। हम जब काठमांडू आए, पूर्ववक्ता ने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि गढ़ी माई क्या है, हमको काठमांडू आने के बाद पता चला। तो यही स्थिति हम लोगों का रहा कि जब हम काठमांडू ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ आरआर कॉलेज में आए,
तब हमें पता चला कि हम कैसा नेपाली हैं, हमको तो ये लोग नेपाली समझ में नहीं करता। हम मधेसी हैं, ये बात का पता हमको तब चलता है जब हम काठमांडू आते हैं। नहीं तो किसी भी बुक में, किसी भी पुस्तक में कहीं न मधेसी लिखा है न मधेश लिखा है। हम जिस जिले से हैं उस जिला में कहीं पहाड़ी लोगों का बाहुल्यता है नहीं। हम तो समझते हैं ऐसा ही नेपाली रहा होगा। जब यहाँ पर आते हैं तो कहता है हम 1 नंबर नेपाली हैं, तू 2 नंबर नेपाली है। स्थिति ये है। मधेश जन विद्रोह का मेन कारण यही है कि मधेश के युवा जब यहाँ आया, जब वैदेशिक रोजगार के क्रम में जब काठमांडू आना पड़ा, तो देखता गया कि देखिए यहाँ क्या व्यवहार होता है, हमको क्या समझ रहा है। तो विभेद तो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन तो रहा है, और इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस विभेद के विरुद्ध की लड़ाई में हमारे अग्रज जितने लोग अपनी योगदान दिए, हम सबको हार्दिक नमन और सलाम करना चाहते हैं और तमाम वीर शहीद को नमन करना चाहते हैं। आज लेनिन ने रूस में क्रांति की, वोल्शेविक क्रांति के इतिहास हम लोग पढ़ते हैं और प्राय विद्वत वर्ग है तो माँ एक उपन्यास मैक्सिम गोर्की ने लिखा है। तो मैक्सिम गोर्की का माँ उपन्यास की टिप्पणी में उन्होंने लिखा है, एक पेज आप लोग कम से कम पढ़े होंगे। बोल्शेविक क्रांति तो रूस में हो गया, लेकिन रशियन जनता को पता नहीं है कि क्रांति क्यों हुआ। लेनिन ने लिखा, बोल्शेविक क्रांति तो रूस में हो गया, लेकिन रशियन जनता को पता नहीं है कि यह क्रांति क्यों हुआ। ये माँ उपन्यास पढ़ने के बाद अब जनता को पता चलेगा कि क्रांति क्यों। तो मधेश जन विद्रोह तो इस देश में हो गया, लेकिन क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसकी दस्तावेजी करने में कहीं ना कहीं कमजोरी रही है। हम लिख नहीं पाए, हम कर नहीं पाए हैं। भगत सिंह के इतिहास को दबाया गया भारत, और चंद्रशेखर आजाद को डकैत और आतंकवादी कहा गया था, और सुभाष चंद्र बोस को वार क्रिमिनल कहा गया था, और भारत के शासक लोग कहते थे। और आज उनके नाम पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर संसद भवन बन रहा है। तो मधेश की वास्तविक इतिहास को दबा करके आज से ही मधेश शुरू हो रहा है, मधेश में कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कहना बहुत बड़ी एक नाकामी है। ऐसा हम लोग नहीं करें। अपनी विरासत की, अपने पूर्वजों की योगदान की, राजा जनक के समय से हमारा जो योगदान रहा है, उस इतिहास को हम खोजे। वो सगर्वित इतिहास है जिसको हम भुला दिए, जिसको हम छोड़ दिए। बुद्ध के इतिहास को हम नहीं खोजे, वहां गार्गी के इतिहास को नहीं खोजे, मैत्री को नहीं खोजे, हम अष्टावक्र के इतिहास को नहीं खोजे, हम सलहेश के इतिहास को नहीं खोजे, दीनभद्र के इतिहास को नहीं खोजे, तो कैसे होगा? वही तो हमारी शक्ति है। और उस शक्ति की, उस विरासत के धरातल पर इस नेपाल में हम अपने अधिकार, और वही मधेश जन विद्रोह का ताकत है। तो हम इतने बड़े पूर्वज, नेपाल की प्रथम राष्ट्र विभूति राजा जनक है, नेपाल की द्वितीय राष्ट्र विभूति माता सीता है, नेपाल की तृतीय राष्ट्र विभूति गौतम बुद्ध है, और उनके संतान हम इस देश में कैसे विदेशी हो गए? यह सवाल मधेश जन विद्रोह का। और इतने लोग शहादत दिए हैं। हर क्रांति शहादत के बाद ही सफल होता है। बहुत अच्छे शब्द में कहे कि बिना कुर्बानी, बिना खून बहाए हुए, बिना बलिदान दिए हुए कहां क्रांति होगा? 26,000 आजाद हिंद फौज का लोग, सुभाष चंद्र बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसमें शहीद हो। चंद्रशेखर आजाद ने गोली खाई थी, तब भारत आया। हम मधेश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें अपने पूर्वजों पर गर्व करना। अब बात रही यहां पर, हम इतिहास की बात इसलिए खोल दिए क्योंकि कुछ बात चर्चा कुछ समय से इस विषय वस्तु से फर्क चलता है। तो फर्क विषय वस्तु चला तो सही है, कुछ बात तो कहना ही पड़ेगा। अब सवाल आया है कि इस सब्जेक्ट मैटर पर, मधेश जन विद्रोह का प्रथम मुद्दा था समानुपातिक निर्वाचन। मैं धनुषा का प्रेसिडेंट था, तो कैलाश जी हमारे नवलपरासी के प्रेसिडेंट थे। हम लोग संस्थापक थे। तो ये प्रथम मुद्दा था। माघ
कि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा संविधान सभा का चुनाव हो। और 22 बिंदु समझौता जो उपेंद्र जी भाद्र 13 गते 2064 में किए, उसमें आप पढ़िएगा तो नीचे लिखा हुआ है कैलाश जी, जिस पर हम आप डिस्कशन किए थे भाद्र 19 गते 2064। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली और गणतंत्र का मुद्दा लाई थाती राख दई। सब था। प्रमुख मुद्दा यह था जो छूट गया, देश में हमारे साथ षड्यंत्र, मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम। यही कारण था कि 2064 के संविधान सभा के चुनाव में जितना भी रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने चुनाव में नहीं भागा। वहां पर जिस दिन चुनाव हो रहा था चैत 28 को, तो वहां पर बैनर लगाए थे ऐसे ही, और जनक चौक पर हम लोग बैठे हुए थे कि मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम कट और फुली प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम ओके करके हम लोग बैठे हुए थे। यह इतनी महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके लिए इतनी बड़ी बलिदानी, मुद्दा कोई नहीं मुद्दा नहीं। सद्भावना ने बार बार उठाया समानुपातिक प्रणाली को, कैसे नहीं उठाया? यह समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली क्या है? यह दलीय समानुपातिक निर्वाचन। हम कहीं ना कहीं विषय से फर्क हो जाता है। समानुपातिक को सिर्फ हम जात पर केंद्रित कर देते, समुदाय पर केंद्रित कर देते, भाषा पर केंद्रित कर देते। ये सारा मधेसी एक हुआ था तब विद्रोह हुआ था। उस एकता को खंडित किसने किया? उस एकता को खंडित करने में राज्य ने अपनी ताकत लगाई, तो हमारे मधेसी दल के जो डीलर हैं, लीडर तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि आप भी तोड़ दिए, तो डीलर लोग भी मधेश को तोड़ दिए। किसी को किसी का नेता बनना है, किसी को किसी का नेता बनना है। क्षणिक स्वार्थ के लिए मधेश का जो इतना बड़ा मिशन था, जिस मिशन पर हम लोग बलिदानी पूर्ण संघर्ष किए थे, उस मिशन को डीलर लोगों ने विभिन्न तरीके से अपना खेल गेम। तो यह समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली इसलिए आवश्यक था कि नंबर 1 हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां हो। कहां हो? तो पार्लियामेंट। दूसरा ये कि ज्यादातर जो लोग सत्ता के करीब थे, तो मधेश में या नेपाल में या किसी भी देश में समस्या क्या है कि लड़ाई लड़ता है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और प्रधानमंत्री हो जाता है दूसरा। तो लड़ाई लड़ा वहां पर दीपक झा, लड़ाई लड़ता है कैलाश महतो, मुख्यमंत्री हो जाता है मोहम्मद गनी। वो मधेशन विद्रोह में कहीं आप देखें उनको? नेवर। ये मधेश का सबसे बड़ा समस्या कि जो लड़ता है उसे आप सैल्यूट नहीं करते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ाते हैं। लड़ता है कोई और कुर्सी पर जाता है। तो जो मधेश के लिए लड़ा, उस कित्ता को राजनीतिक शक्ति में जब तक वो नहीं पहुंचेगा, आपके लिए क्या करें? संहिता क्या है वो मोहम्मद लाल बाबू राउत को पता नहीं। वो कैसे प्रदेश सरकार चला लेगा? प्रदेश सरकार चलाने के लिए तो उसे पहले संहिता समझना पड़े। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पर बोलने के लिए तो उसको उसके विषय पर अध्ययन और उस पर उसको संघर्ष करना पड़े। तो समानुपातिक प्रणाली है कि निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी सदन में जा सके, इसके लिए प्रणाली। पार्लियामेंट का जो सिस्टम है उसमें पार्टी जो लड़ेगी चुनाव, अभी क्या होता है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास जात है, जिसके पास मजहब है, जिसके पास बहुत कुछ खेल है। अब निर्वाचन में एक ईमानदार व्यक्ति, एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति, एक निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा संसद नहीं बन सकता। अभी का जो कंसेप्ट है, जिस प्रकार से पॉलिटिक्स जा रही है हमारे नेपाल में, एक किसान का बेटा संसद नहीं होगा। आप लिखवा लीजिए, एक मजदूर का बेटा कभी संसद नहीं होगा इसमें। तो इस देश में बहुसंख्यक किसान है, बहुसंख्यक मजदूर है, बहुसंख्यक निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो हर एक क्रांति का वाहक है। क्रांति तो निम्न मध्यम वर्ग ने किया है। देखिए शहीद के लिस्ट में कितने अरबपति और अमीरों के बेटा उसमें है।
लेकिन जब संसद बनने की बात होगी तो पैसा वाले लोग चुनाव जीत जाते हैं और सदन में आकर के वो उनकी मुद्दा को संबोधन नहीं करते, उनके शहादत प्रति 1 मिनट मौन धारण करने में उनको समस्या हो जाता है, कारण कि वो आंदोलन में है ही नहीं। तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है, ये सबसे पहले हमारे देश की जो मधेश की जो अवस्था है, इस अवस्था में एक 97% लोग जो राष्ट्रीय विकास के मूलधार से वंचित हैं, वो कभी पार्लियामेंट में नहीं पहुंचे। इस कारण से ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली खारिज है, नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिस प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के बारे में थोड़ा गुप्ता जी बताए हैं और थोड़ा पशुपतिनाथ जी भी बताए कि यहाँ हो क्या रहा है। डेमोक्रेसी का जो परिभाषा हम देते हैं, तो डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजोरिटी एंड रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटी का है। इसमें बहुमत का शासन हो और अल्पमत का प्रयोग। आपके क्षेत्र में चुनाव होगा, 40,000 वोट खसेंगे, 7,000 वोट 12,000 एक उम्मीदवार को वोट मिल गया और किसी को वहां 11,999 वोट मिला, तो वो निर्वाचित नहीं। और किसी को वहां 10,000 भी मिला, किसी को 8,000 मिला, किसी को 7,000 मिला, किसी को 3,000 मिला। वोट 50,000 गिरता है तो 12,000 उसको मिला, तो बाकी 38,000 तो उसको नहीं मिला। माने 38,000 वहां के वोटर का रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है, वो तो उसको नहीं इलेक्ट किया है। लेकिन वो अल्पमत वाले बहुमत पर 50,000 जनता का वो संसद, वोट मिला 12,000 और संसद हो गया 50,000। तो ऐसे में लोकतंत्र परिभाषित नहीं हो पा रहा, अल्पमत का बहुमत प्रशासन हो रहा, न कि बहुमत का अल्पमत प्रशासन। तो ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, ये इंटायरली डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जिसको हम लोग अभ्यास में लाए। हम अब देश में बार बार सद्भावना पार्टी भी बात उठाया करता था कि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र, यह मुद्दा मधेश जन विद्रोह का नहीं था, सद्भावना पार्टी का था। तो हम लोगों ने क्या किया कि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र को कितना भी करते हैं तो पहाड़ में मनांग में 2,000 पर सीट बन जाता है। मनांग जिले का जनसंख्या 5,000 6,000 है, क्या करें। मुस्तांग जिले का जनसंख्या 10-12 हजार है, वो क्या करें। एक तरीका समानुपातिक निर्वाचन, पूरे देश इज इक्वल टू एक निर्वाचन क्षेत्र हो जाए, एक मधेसी की वोट बराबर एक पहाड़ी की वोट हो जाए। संविधान में लिखा है समानता का हक, मौलिक अधिकार में हम लोग पढ़ते हैं, कानून विद हमारे विकास भाई ज्यादा जानते हो। तो जब हम समानता के हक की बात करते हैं तो इक्वल वोटिंग राइट की बात होनी चाहिए, जिसके लिए इंग्लैंड ने सबसे पहले फ्रांस में लड़ाई लड़ा, इंग्लैंड में लड़ाई लड़ा, सारा यूरोपियन कंट्री लड़ा। तो इस देश में एक पहाड़ी समुदाय के लोग का वोट का महत्व है, उतना ही एक मधेसी समुदाय का वोट का महत्व होगा। उस दिन हम मानेंगे कि इस देश में लोकतंत्र है। तो वो कब होगा, जब समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली होगा, पूरे देश इज इक्वल टू एक क्षेत्र होंगे, पार्टी चुनाव लड़ेगी। व्यक्ति को क्यों चुनाव लड़ना है इसमें, व्यक्ति तो पार्टी सूची जारी करेगी। यहां निर्वाचन आयोग ने, अगर निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि जनकपुर पहुंचे हुए थे 2-3 साल पहले, तो मैंने 1.5 घंटा उनको क्लास लिया कि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं कि खाली चुनाव कराते हैं। वो लोग कितना निर्वाचन आयोग के द्वारा हुआ कि ये हमारी आंदोलन से लाई गई चीज को कैसे इसको बदनाम किया जाए, इसको बदनाम करने की बहुत सारी चीज सब लाया। जैसे चुनाव में क्या होता है समानुपातिक में कि पहली लिस्ट दिया जाता है निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग को जब लिस्ट दिया गया तो वो लिस्ट फिर तो पार्टी के हाथ में क्यों चुनाव के बाद दे देते हो। ये लोग क्या करता था, संविधान सभा प्रथम में और द्वितीय में हम लोगों ने देखा कि लिस्ट पार्टी से ले लेना और चुनाव हो गया, पार्टी को 5%, 7%, 10% जितना वोट उन लोग को 20% मिला, पार्टी के अध्यक्ष के हाथ में थमा देता था। पार्टी अध्यक्ष क्या करते थे कि 99 नंबर वाले को लिख देते थे, या 1 नंबर में जिसका नाम था उसको छोड़ देते थे। इसमें करोड़ों का खेल हो जाता था। तो निर्वाचन आयोग को मैंने वहां कहा
कि यह बंद सूची जब है तो तुम खोलता क्यों है? बंद सूची तो निर्वाचन से पहले आ गया कि उम्मीदवार कैलाश जी हैं, तो निर्वाचन के बाद उम्मीदवार माने विकास जी कैसे जीत जाते हैं? विकास जी का नंबर तो 12 नंबर पर है, 1 नंबर में तो कैलाश जी है, तो एक तो सीट आया पार्टी को, तो कैलाश जी आना चाहिए। तुम रोल क्रम क्लियर करो। तो निर्वाचन आयोग से बाय प्रेशर हम लोगों ने रोल क्रम इस बार का चुनाव में करवाए, तो रोल क्रम क्लियर हुआ, जिस कारण से कुछ धांधली कम हुआ, लेकिन समग्र धांधली कम नहीं हुआ। इसमें करना क्या है कि बंद सूची जब दिया जाता है तो केंद्रीय समिति से नहीं लिया जाता। पार्टी का मान लीजिए जसपा का केंद्रीय समिति 728 सदस्यीय है, तो जसपा का केंद्रीय समिति क्या निर्णय किया है कि अनिल झा की पत्नी को संसद बनाया जाए? क्या वो किया है कि फलाने की समधनी को बनाया जाए? किया है कि फलाने को कर दिया जाए? केंद्रीय समिति ने निर्णय नहीं किया। निर्वाचन आयोग को इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि केंद्रीय समिति के निर्णय से वह उम्मीदवार तय हो, वह सूची आए। कोई पार्टी नहीं कर रहा, पार्टी को धांधली करने दे रहा है, जबकि इतनी अच्छी चीज है समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जिसमें केंद्रीय समिति से जब निर्णय होगी तो राजनीतिक व्यक्ति आए, आइडियोलॉजिकल व्यक्ति आए। अब क्या है कि कम्युनिस्ट के नाम पर ऐसे व्यापारी आ जाते हैं जिसको सरभारा के बारे में ज्ञान नहीं है। हम व्यक्तिगत खाली मधेश की दल की बात नहीं कर रहे हैं। इस प्रणाली जो पूरे सबसे बड़ी सामंत है वो कम्युनिस्ट पार्टी से संसद हो जाए, जो पूरे नॉन डेमोक्रेट है, जिसका कोई कांग्रेस में लगानी नहीं है, जिसको कांग्रेस ने 3 भाग में कहा। एक चैत्य कांग्रेस हमारे पार्टी में है, कांग्रेस के भीतर में एक देवा जी के कांग्रेस है, एक पौडेल जी के कांग्रेस है, एक निधि जी के कांग्रेस है, ऐसा कांग्रेस सब कांग्रेस के भीतर है। तो समस्या क्या हो रहा है कि ऐसे स्थिति में कैडर को माइनस किया जा रहा है। जेन्युइन कैडर को माइनस कर दो और नए नए लोगों को लैंड कर दो, और समानुपातिक के तहत उनको संसद में बाय मनी, बाय मसल और बाय परिवारवाद खेल हो रहा है। यह प्रत्यक्ष में भी हो रहा है और समानुपातिक में भी हो रहा है। तो समानुपातिक की धांधली को रोकने के लिए सीधा सा उपाय है कि केंद्रीय समिति से निर्णय आए। इसके लिए हम निर्वाचन आयोग को प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली में जब एक एक वोट का काउंट होगा तो मेजोरिटी के साथ वोट बेकार नहीं जाए। 10,000 वोट आया और हारने वाले को 40,000 वोट आ गया, 40,000 वोट का तो कोई प्रतिनिधि नहीं होता। पूरे देश में 40 प्रत्येक क्षेत्र में 40,000 वोट बेकार चला गया, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो वो बेकार वोट नहीं जाएगा, इसमें प्रत्येक एक वोट का पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली में प्रत्येक एक वोट, आपने जो वोट दिया उसका प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जरूरी नहीं है कि आप जिसको वोट देंगे वो जितवे करेगा, वो हार भी जाएगा। तो हार जाएगा तो आपका वोट का क्या गिनती होगी? संसद में तो आप पहुंचवे नहीं करेगा ना आपका प्रतिनिधि। आपने राम को वोट दिया, वो हार गया, आप 5 वर्ष आप वेट कीजिए उस राम के लिए। तो लेकिन समानुपातिक में क्या होगा कि हम पार्टी को वोट देंगे तो पार्टी को परसेंटेज मिलेगी। तो राम नाम का पार्टी होगा, श्याम नाम का पार्टी होगा, या जिस किसी भी नाम का पार्टी होगा, उस पार्टी में हमारा एक वोट का वैल्यू। तो ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रणाली है। इससे क्या होगा कि हम मधेसी का रिप्रेजेंटेशन भी समान रूप से करवा पाएंगे। मधेसी का वोट क्या कर दिया गया है, क्षेत्र का जो कटिंग किया गया है। तो मैं उदाहरण दूं, महोत्तरी जिला में एक ऐसा क्षेत्र बना दिया गया है जहां मधेसी आप नहीं जीत पाएंगे। उसी क्षेत्र को अगर हम उत्तर दक्षिण काट देता तो हम 4 के 4 मधेसी जीत के आते। वही स्थिति धमसा में कर दिया है, वही स्थिति रौथट में कर दिया है, वही स्थिति रूपंदेही में कर दिया है। तो हमारे भी मधेश में कई इतने क्षेत्र हैं जिसमें हम मधेसी नहीं जीत पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि एक तो पहाड़ में हम दोलखा रामेछाप नहीं जीत पा रहे हैं, दूसरे मधेश में जो क्षेत्र है वो भी उले जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में अगर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेगी तो इस क्षेत्र का सिस्टम में नहीं रहेगा, बल्कि इसको और क्षेत्रीय संतुलन मिलाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि 7 प्रदेश है तो 7 प्रदेश को इसी बांट दो।
7 प्रदेश में जितना जनसंख्या है उसके आधार से हर एक प्रदेश से पार्लियामेंट में आएंगे लोग। तो ये क्या है कि राजनीति आइडियोलॉजिकल होता है। राजनीति कहने का मतलब नीति से जुड़ी चीज, और नीति जिसके पास है वो संसद में नहीं जा रहा।